ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं, जहाँ पर वो जाओ से बहुत ज्यादा बैक कर रही होती है कि उसकी डैड की जान को बचा लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर जाओ तो उस पर हंस ही जा रहा था और उसके डैड तो वहीं पर लेटे पड़े हुए थे, जहाँ पर जेनी के इतना रोने पर भी जाओ उस पर कुछ दया नहीं दिखाता। इतना ही नहीं बल्कि वो तो उसके फेस पर वो पैसे भी फेंक देता है। जेनी यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाती है, कहते कि जिसने तुम्हारा साथ दिया आज तुम उसी का साथ देने के लिए किसी और के साथ भाग रहे हो। यहाँ पर जाओ के साथ शीन भी होती है, जहाँ पर शीन को जेनी की बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं एंड इतने में यहाँ पर किम आ जाता है एंड आते किम यहाँ पर जेनी को कंसोल एंड कंफर्ट करने लग जाता है कि तुम टेंशन मत लो, हम उनके अगेंस्ट एक लीगल केस करके जाएंगे एंड देख लेना मैं उन्हें उनकी सजा जरूर देकर रहूंगा। जेनी यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है, वो तो पूरी टूट सी जाती है, कहने लग जाती है कि मुझे लगा था मेरे लाइफ के सबसे लोअर सिचुएशन में जाओ मेरे साथ रहेगा, लेकिन मुझे ये ख्याल नहीं था कि तुम मेरे साथ रहोगे। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि शुरुआत से ही किम उसे पसंद करता है, लेकिन जेनी को असल में जाओ पसंद था, इसलिए कभी किम ने उसको ये सारी चीजें कंफर्टेबली बताई नहीं थी, क्योंकि किम की खुशी वही थी जो कि जेनी की खुशी थी। जेनी बाद में यहाँ पर उसे माफी मांगने लग जाती है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से दखल अंदाज करने के लिए मना कर दिया था और बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें डिजर्व करती ही नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे अगेंस्ट क्या कुछ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर तुम मेरी मदद करोगे, ये तो बड़ी बुरी ही बात है। यहाँ पर तो कि मुझे समझाते रह जाता कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है, हम यहाँ पर एक बार वापस से स्टार्ट ओवर कर सकते, यानी कि स्टार्टिंग से शुरुआत कर सकते। लेकिन यहाँ पर जेनी उसकी बातों को मानने के लिए रेडी नहीं थी, वो उसे माफी मांगने लगती है एंड प्रॉमिस करती है कि अगर नेक्स्ट लाइफ में वो वापस से रीबॉर्न होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ किम का ही साथ देगी एंड वो उसे जिस तरीके से इस बार ट्रीट की थी वो वैसा उसके साथ बिल्कुल नहीं करेगी। एंड यहाँ से वो जैसे वो जाने लगती है कार आकर उसे टक्कर मार देती है, लेकिन फिर अचानक से जेनी यहाँ पर रेस्टरूम में होती है एंड साथ साथ में यहाँ पर शीन होती है जो कि उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है जाओ को सेड्यूस करने की। यहाँ पर जेनी को समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या चल रहा है, उसे लग रहा होता है कि अभी तो कार एक्सीडेंट हुआ था एंड अभी यहाँ पर रेस्टरूम में कैसे आ गई हो। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है, जहाँ पर शीन एकदम भोले बनने का नाटक करती है, कहती है कि मैं तो बस जेनी की मदद कर रही थी फेस वॉश करने में। एंड यहाँ पर जाओ एज यूजुअल शीन का साइड लेता है, कहता है कि अरे तुम्हारे पास क्या हाथ नहीं है, तुम अपना फेस यहाँ पर शीन से धुलवा रही हो, क्या तुम थोड़ी सी पागल हो गई हो क्या। यहाँ पर तो जेनी उनकी बातों को सुन ही नहीं रही थी, उसके दिमाग में तो बस यही चीज आ रही थी कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी को क्लिक होता है कि हो सकता है कि उसका रीबर्थ हुआ हो। फिर बाद में यहाँ पर जाओ से कुछ टास्क देने लगता है, कहता है कि अगर तुम 10 मिनट में नहीं आई तो याद रखना मैं तुम्हारी चिंता और फिक्र बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जेनी का ध्यान उस पर रहता ही नहीं है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद जेनी अपने फोन को चेक करती है, जहाँ पर वो डेट एंड टाइम को चेक करती है एंड वो समझ जाती है कि गॉड ने उसे एक और मौका दिया है उसकी लाइफ को एक बार फिर से परफेक्ट बनाने का। एंड आज वही दिन होता है जहाँ पर जाओ को सुपरवाइजर की पोजीशन पे डाला जाएगा एंड ये सब कुछ जेनी की मदद से होता है। लेकिन एक बार वो सुपरवाइजर की पोजीशन पे आ जाता है तो फिर वो जेनी को हर टाइम इग्नोर करने लग जाता है एंड आज से उसकी शुरुआत होने वाली थी एंड जेनी आज तो ठान ही लेती है कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ की मिस्टेक्स इस लाइफ में तो वापस नहीं दोहराने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर वो ड्रेसिंग रूम में होती है, जहाँ पर कई सारी स्टाफ जो होती है लग्जरियस ड्रेसिंग वाली चीजें लेकर आ जाती है एंड यहाँ पर वो लोग जेनी को रेडी करना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर हम जेनी का एक न्यू रूप देखते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपने स्टाफ को ऑर्डर देने लगती है कि मैंने जाओ की फैमिली को जो प्रिविलेज दिया था इस होटल का, उस प्रिविलेज को मैं वापस से लेना चाहती हूँ और जो चीजें उन्हें बिलोंग करती है वो सब कुछ अब वापस से मेरे पास आ जाएंगी। एंड यहाँ पर जेनी अपना एक न्यू स्टार्ट करने वाली थी, जहाँ पर वो अपना रिवेंज भी इन लोगों से वापस लेने वाली है। इसके बाद में हम यहाँ पर डाइनिंग एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर शीन कह रही होती है कि अरे अभी तक जेनी आई नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर आने वाली है। तो फिर जाओ कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वैसा कर ही नहीं सकती है। साथ साथ में कलीग होती है जो कहने लग जाती है कि आप जाओ की वजह से वो यहाँ पर आ पा रही है, वरना उसने ऐसे रेस्टोरेंट तो अपनी कभी जिंदगी में देखे ही नहीं होंगे। आने दो से, हम उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। फिर इतने में यहाँ पर जेनी की एंट्री हो जाती है एंड यहाँ पर जैसी वो अंदर की ओर आती है जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो जाकर उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम ऐसे ड्रेस कर कैसे आई हो।
यहाँ पर जेनी मन में बोल रही होती है कि हमेशा इसने मुझे शुरुआत से एक नर्ड समझ कर रखा था, जहाँ पर ये चाहता था कि मैं एकदम बुद्धि लड़कियों की तरह रहूँ एंड मैं इतने रहन सहन के साथ ना रहूँ। फिर यहाँ पर वो जेनी सब से पूछती है कि क्या मैं अच्छी नहीं लगी हूँ। एंड यहाँ पर लोग होते हैं जो जेनी की जेन्युइनली तारीफ करते हैं, लेकिन जाओ के डर के मारे वो चुप हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जाओ से वो मांगने लगता है जो कि उससे मंगाया हुआ था। जेनी कहती है क्यों, वो चीज़ तो शीन को चाहिए और शीन के पैर थोड़े ना टूटे हुए हैं, वो जाकर खुद वो सारी चीज़ें ले सकती है, वो हैंडीकैप तो नहीं है। जाओ को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लग जाता है कि मैं तुमसे बस एक काम कहा था और शीन अपने पीरियड्स में चल रही है तो वो ड्रिंक नहीं पी सकती, तो अब उसके बदले यहाँ पर जितने ड्रिंक्स है वो सब के सब तुम पीने वाली हो एज अ पनिशमेंट। साथ साथ यहाँ पर उसकी कलीग्स होती है जो कि जेनी को कपड़ों को लेकर फेक बुलाने लग जाती है, कहती है कि ये तो कोई नॉर्मल स्टॉल से लिया होगा और देखो हमारे मिस्टर जाओ मिसेस शीन की कितनी ज्यादा केयर करते हैं। शीन भी यहाँ पर ब्लश करना शुरू कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर जावा सभी से कहने लग जाता है कि इस रेस्टोरेंट को अपना घर ही मानो, जो ऑर्डर करना है ड्रिंक्स या फिर फूड तुम वो सारी चीजें ऑर्डर कर सकते हो और बिल की चिंता तो बिल्कुल भी मत करना। सभी लोग यहाँ पर जाओ की तारीफ करने लग जाते हैं कि इतने लग्जरियस 8 स्टार होटल का मालिक है वो, तो फिर यहाँ पर कितना दयालु भी है। दूसरे यहाँ पर वो जेनी को उस रूम से बाहर निकलने के लिए कहता है और जेनी को यहाँ पर कलीग्स ताने मार रहे होते हैं कि नहीं नहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ पर हमारे साथ बैठकर डिनर कर सकती हो, ऐसे भी तुमने इतना लग्जरियस डिनर तो अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं होगा। फिर बाद में यहाँ पर जेनी चली जाती है जाओ के पास में। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि जहाँ तक मुझे पता है इस होटल के ओनर का सरनेम सॉन्ग कर कर आता है। ये बात सुनते ही यहाँ पर जो जाओ है वो नर्वस हो जाता है और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है एंड बोलता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ बस वैसा करो, चुपचाप बैठकर अपना डिनर करो। तो वह यहाँ पर मन में जेनी कह रही होती है एंड जेनी को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि जाओ को आखिर किस चीज़ से डर लगता है कि कहीं कोई उसकी रियल आइडेंटिटी को पहचान न ले। इस वजह से यहाँ पर वो जेनी को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी कहने लगती है कि यहाँ के डिशेस तो कुछ ज्यादा ही चीप है, मैं इतने सस्ते खाने नहीं खाना चाहती। तो फिर बाद में यहाँ पर वो मेन्यू में सबसे हाई एंड की चीजें मंगाना शुरू कर देती है। जाओ को लग रहा होता है जो मंगाती है मंगा देने दो, ऐसे भी इसी को तो बिल पे करना है, मुझे कहाँ बिल पे करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सारे डिश और तो ड्रिंक्स आना शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि ये सारे तो कितने ज्यादा महंगे डिशेस होंगे, लेकिन उनमें से कहने लगता है कि अरे ये डिशेस तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है कि मिस्टर जाओ ने मिसेस शीन को कितना ब्यूटीफुल सा वॉच गिफ्ट किया है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी कहने लग जाती है कि मन में कि लास्ट टाइम यहाँ पर इन्होंने मेरे सारे पैसे हड़प लिए थे, जहाँ पर मेरे धन और दौलत की मेहनत से यहाँ पर वो शीन को एक लग्जरियस लाइफ देने की कोशिश करा था, लेकिन इस बार तो मैं इनके हाथों में एक दिन का भी नहीं आने दूंगी। यहाँ पर कलीग्स तो उनकी तारीफ करने लग जाते हैं, कहते हैं कि शीन और जाओ तो एकदम परफेक्ट मैच है। न जाने क्यों कुछ लोग यहाँ पर मिस्टर जाओ के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जाओ को पता है कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या है। तो फिर यहाँ पर जेनी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, एक स्नेक और एक फॉक्स की परफेक्ट कपल मैच कर मिली जाती है। फिर यहाँ के कलीग्स जो है जेनी को कहने लग जाती है कि अरे तुम यहाँ पर उसे फॉक्स ही बुला रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि जाओ की लाइफस्टाइल कितनी ज्यादा लग्जरियस है और इसके लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है। एंड तुमने कभी तुम्हारा स्टैंडर्ड्स देखा है, तुम तो कितने पुअर स्टैंडर्ड से आती हो। जेनी यहाँ पर कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये यंग जनरेशन का सबसे सेकंड नीचेस्ट पर्सन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बातों का एग्री करती हूँ। और क्या करूँ, मैं भी इतनी पुअर हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर तुम सबके साथ अपने स्टैंडर्ड्स मिलाकर डिनर नहीं कर सकती, तो तुम लोग अपना डिनर एंजॉय करो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। साथ साथ वो यहाँ पर जाओ को बिल याद से पेमेंट करने के लिए कहकर जाने लगती है, जहाँ पर जाओ घबराने लग जाता है और वो तुरंत ही जेनी के पास चला जाता है और उसे जाने से रोकने लग जाता है। कहता है कि देखो मेरी मम्मा ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें मेरी डॉटर इन लॉ अप्रूव किया, अगर तुम अभी यहाँ से बाहर गई तो मैं तुम्हें मेरी फैमिली में एंट्री भी नहीं दूंगा। जेनी कहती कि ठीक है मत देना, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। जेनी यहाँ पर जाओ से कहने लग जाती है कि अरे तुम यहाँ पर मुझे बार बार रोक क्यों रहे हो, तुम क्या यहाँ पर सभी को कंट्रीब्यूशन देकर यहाँ के बिल पे करना चाहते हो। सभी लोग यहाँ पर घबराने लग जाते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी सैलरी भी कंट्रीब्यूट कर देंगे तो भी हम यहाँ का बिल नहीं पे कर पाएंगे, और क्या तुम सचमुच फेक तो नहीं हो। फिर बाद में यहाँ पर जाओ सभी को समझाने लग जाता है, कहता है कि ऐसी बात तो है ही नहीं। जेनी कहती है कि ठीक है, तो जब बिल पे आएगा तो फिर तुम बिल को पे कर देना अच्छे से। जामन में सोच रहा होता है कि बिल आखिर क्यों ही आएगा, ऐसे भी ये होटल तो अभी सिर्फ वही ओन करता है। इतने में यहाँ पर वहाँ का स्टाफ आ जाता है जो कहने लग जाता है कि आप लोगों का बिल 2 लाख से एक्सीड कर चुका है। बाद में यहाँ पर जाओ घबरा सा जाता है कि जेनी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती है, वो तो उसे ढेर सारा प्यार करती है।
लेकिन साहब बाद में यहाँ पर कहने लगता है कि 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो गया, इस खुशी में यहाँ पर हम आपको फ्री मील दे रहे हैं आपकी मदर के अकॉर्डिंग, एंड साथ साथ में आप सबके लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर किया हुआ है। आई होप आप सभी को ये गिफ्ट बहुत पसंद आए। बाद में यहाँ पर वो गिफ्ट अंदर आने लग जाता है जो कि बहुत स्पेशल वाला डिश होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो स्टाफ लोग उसे एकदम अच्छे से प्रिंस की तरह ग्रीट करते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग अब इस बार जेनी का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते कि जेनी तुम तो लगता है मिस्टर जाओ से कुछ ज्यादा ही जेलस फील करती हो, जहाँ पर तुम हमें कह रही थी कि वो तो एक फेक जनरेशन वाला रिच पर्सन है, लेकिन देखो ये होटल वही ओन करता है जहाँ पर उसे बिल पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा मिल फ्री में आ गया हमारे लिए, अब तुम क्या ताना मानना चाहोगी। जेनी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि हो सकता है अभी तक उसका ऑर्डर आगे पास ऑन हुआ ही ना हो। फिर बाद में यहाँ पर कुछ लोग तो जेनी को जाओ से माफी मांगने के लिए कहते कि मानो तुम जाओ को पसंद करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने झूठे टैक्टिक यूज करोगी उसे अटैक करने के लिए। साथ साथ जाओ भी यहाँ पर जेनी को कहने लग जाता है कि हाँ जेनी, ये तो मुझे भी पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, लेकिन देखो ऐसी नीचे जैसी हरकतें मेरे साथ मत किया करो, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है, और अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने मेरा अट्रैक्शन इस तरीके से गेन करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। फिर बाद में यहाँ पर वो वाइन की बोतल जेनी को पीने के लिए कहता है एज ए पनिशमेंट, और जेनी यहाँ पर उसे पीने से मना कर देती है। एंड इतने में यहाँ पर रियल वाले स्टाफ आ जाते हैं, जहाँ पर वो बिल एक्सीड 2 लाख के ऊपर हो चुका था। तो फिर यहाँ पर वो लोग जाओ को पेमेंट करने के लिए कहते हैं। सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। जाओ भी कहता है कि तुम्हें पता ना मेरी मम्मा कौन है, लेकिन स्टाफ यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि आपकी मम्मा जो भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप हमारे बॉस ना हो। तो वह यहाँ पर उसे कलीग्स भी कहते कि तुम जाओ के साथ में ऐसे कैसे कर सकते हो, जाओ की मॉम तो यहाँ की ओनरशिप है, और तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मील हमें फ्री में मिला हुआ है, तो फिर बिल पे करने की क्या ही जरूरत है। यहाँ पर स्टाफ कहते हैं कि मुझे किसी की बातों को नहीं सुनना, मैं यहाँ पर अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको बिल पे करना ही होगा। जाओ कहने लगता है कि अगर मेरी मॉम को पता चला ना तो मेरे साथ कर रहे हो ये सब, तो याद है ना तुम्हें क्या हो सकता है। तो फिर यहाँ पर स्टाफ उसे साफ साफ बता देता है कि हाँ आपकी ओनरशिप में अब ये रेस्टोरेंट अब नहीं रही, तो फिर आप इसकी ओनर हो ही नहीं, ना कि आपकी मॉम इसकी ओनर है, तो आपको बिल पे करना ही होगा। लेकिन अगर नहीं करना तो वो भी आप हमें बता सकते हो, ताकि हम आप सभी लोगों को पुलिस स्टेशन भेजने के अरेंजमेंट्स कर सके। जाओ यहाँ पर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि रहने दो, 2 लाख रुपीज़ है ना वो मैं पे कर दूंगा। तो फिर यहाँ पर वो अपनी मम्मा को टेक्स्ट करने लग जाता है, बट उसकी मम्मा उसे रिप्लाई नहीं करती। एंड यहाँ पर वो जेनी को कॉर्नर में लेकर चला जाता है एंड धीरे से उसे बिल पे करने के लिए कहता है, जहाँ पर जेनी चिल्लाकर बोलने लगती कि क्या तुम चाहते हो मैं बिल पे करूँ। एंड जहाँ यहाँ पर उसे धीरे बात करने के लिए कहता है। जेनी बोलती कि क्यों, तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पर लोगों को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता नहीं है, चलो तुम अपनी आइडेंटिटी बता दो तो मैं बिल को शायद से पे कर दूंगी। बाद में यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, बिल तो सिर्फ 2 लाख रुपीज़ है अकॉर्डिंग टू मिस्टर जाओ, तो फिर वो इतना तो पे कर ही सकते हैं, तो वो यहाँ पर इसे पेमेंट करने के लिए इतनी देरी क्यों लग रही है। कहीं जेनी की कही हुई बात सच तो नहीं निकल रही कि वो एक फेक रिच पर्सन है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ अपनी मम्मा को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी मम्मा ना कॉल का रिप्लाई करती है ना कोई टेक्स्ट का रिप्लाई करती है। तो फिर यहाँ पर जेनी से वो कहने लग जाता है कि अभी के अभी बिल पे कर दो। जेनी कहते कि अरे ये कौन सा तरीका हुआ भीख मांगने का, अगर तुम्हें यहाँ पर चाहिए कि मैं बिल को पे करूँ तो एटलीस्ट बेगिंग वाला तो एटीट्यूड रखो, मुझ पर हक किस बात का जमा रहे हो, और ऐसे भी लगता तुम्हारा भांडा बहुत जल्दी फूटने वाला है। एंड यहाँ पर जेनी उसे नील डाउन करने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो करने के रेडी नहीं था। तो जेनी यहाँ पर सभी के सामने कुछ बोलने वाली थी, इतने में यहाँ पर वो धीरे धीरे नील डाउन करना शुरू कर देता है, पर यहाँ पर उसे उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है। जेनी कहने वाली थी कि लगता है तुम यहाँ पर बिल मुझे पे करने के लिए कह रहे हो, इसके तुम्हें नील डाउन भी करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जाओ बहाने मारने लगता है, कहता है कि तुम क्यों बिल पे करोगी, मेरे मम्मा ने मुझे कॉल बैक कर दिया और मैं नील डाउन नहीं करा था, मैं तो अपने शू के बस लेस मार रहा था, आखिर तुम्हारे सामने कोई नील डाउन क्यों ही करेगा। और यहाँ पर उसकी मम्मा से वो पैसे मांगना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसकी मम्मा कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, उन्होंने मुझे होटल से निकाल दिया और मुझसे सारे पैसे भी ले लिए, अब तो मैं मेरे गैम्बलिंग के पैसे भी पे नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर लो। जेनी यहाँ पर खुश हो जाती है, कहते कि अरे तुम तो अपनी मम्मा से पैसे मांग रहे थे, लेकिन तुम्हारी मम्मा तो तुम ही से पैसे मांग रही है। जाओ यहाँ पर अपना दूसरा आइडिया लगाता है एंड जेनी से कहता है कि अरे तुम्हारे पास हमारे घर का दिया हुआ ब्लैक कार्ड तो होगा ना,
तुम जैसे सर्वेंट को हम ब्लैक कार्ड देकर रखते हैं ताकि तुम हमारे लिए पेमेंट करो, तो तुम पेमेंट कब करोगी? फिर यहाँ पर सभी कलीग्स हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि एक नॉर्मल से सर्वेंट को तुमने ब्लैक कार्ड देकर रखा है। जेनी यहाँ पर जाओ से कहती है कि अरे मैं सर्वेंट कब से बन गई? जाओ कहता है कि तुम सर्वेंट ही तो हो और अभी के अभी बिल पे कर दो। एंड धीरे से यहाँ पर वो उसे प्लीज कर रहा होता है। जेनी कहती कि नहीं नहीं, तुम इतने बड़े इंसान हो, तुम ये बिल तो खुद से पे कर ही सकते हो, तो अच्छे से बिल को पे कर देना, मैं तो चली यहाँ से। एंड यहाँ से वो जाने लगती कि ये सोचते हुए कि जाओ आखिर इसे पेमेंट कैश में करेगा या ऑनलाइन करेगा, इसके पास होंगे पैसे या फिर भी नहीं होंगे, ऐसे भी जेनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में यहाँ पर जाओ स्टाफर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि मेरी मम्मा अब्रॉड जा चुकी है, इस वजह से तुम लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, एक बार मेरी मॉम को आ जाने दो। स्टाफ कहते हैं कि नाटक करना बंद करो और बिल पे करो। तो फिर यहाँ पर जाओ चला जाता है शीन के पास में एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें ढेर सारे पैसे दिए थे, तो उनमें से तो तुम मुझे 2 लाख तो दे ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर शीन कहती है कि माफ़ कर देना, वो पैसे तो मैंने मेरी मम्मा के ट्रीटमेंट में यूज़ कर दिए, मैं तुम्हें कहाँ से कुछ पैसे दे सकती हूँ, तुम्हें भी पता है कि मेरी जो फैमिली वो इतनी ज़्यादा अमीर नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर अपने सभी कलीग्स को देखने लग जाता है, जहाँ पर उसे कलीग्स बहाना मारना शुरू कर देते हैं और एक एक करके वो सारे के सारे निकल जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जाओ का ध्यान चला जाता है शीन के पहने हुए वॉच पर और तब यहाँ पर वो से वो वॉच मांगने लग जाता है, जहाँ पर शीन वो वॉच देने के सख्त मना कर देती है, कहते हैं कि ये तो टोकन ऑफ लव है और ऐसे भी तुम्हारे लिए 2 लाख रुपीज़ क्या ही हो सकते, तुम अपने किसी फ्रेंड को भी तो या फिर कनेक्शन को कॉल कर उसे तो मांग ही सकते हो। एंड बाद में यहाँ पर वो बहाने मारने लग जाता है। तो उस हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रही होती है एंड यहाँ पर उसकी लाइफ की न्यू शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी थी, जहाँ पर वो किम को डिजर्व करने वाला लव उसे देने वाली है और तो और जाओ को डिजर्व करने वाला रिवेंज भी। और तो यहाँ पर जेनी किम को देख लेती है, जहाँ पर किम को देखती है वो उसके पीछे भाग जाती है और इसे जोर से पुकारती है एंड उसके पीछे मुड़ती हुई फटाक से जाकर उसे हक करने लग जाती है। एंड यहाँ पर किम तो लंच करने के लिए आया था, जहाँ पर वो जेनी से माफ़ी मांगने लगता है लेट होने के लिए। जेनी कहती है कि नहीं, इस बार हम बिल्कुल भी लेट नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर किम ये भी नोटिस करता है कि जेनी का तो पूरा अवतार ही बदल चुका है। फिर वो उसकी आंखों में आंसू नोटिस करता है, जहाँ पर वो टेंशन में आकर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर कौन है वो जिसे तुम्हें बुली किया, तुम बस मुझे बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एंड जेनी यहाँ पर उसे बड़े कामली समझाने लग जाती है कि किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने हर बार तुम्हें ठुकराया है सिर्फ और सिर्फ उसका मगजाओ की वजह से, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर किम उसे माफ़ी मांगने से मना कर देता है, जहाँ पर जेनी उसे पिंक की प्रॉमिस देने लग जाती है कि वो हमेशा उसी के साइड रहेगी। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे ये तक पूछती है कि वो उसे लाइक भी करता है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर एज ऑफ कोर्स वो उसे हाँ कहता है, जहाँ पर वो दोनों साथ में घर जाने लगता है और कार में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जब वो लोग कार में बैठे होते हैं तो जेनी तो यहाँ पर बोली जा रही थी और किम एज अ गुड जेंटलमैन उसकी बातों को ध्यान से सुने जा रहा था, लेकिन वो उस पर तो गुम ही हो चुका था, जहाँ पर जेनी उसे वापस से जोन आउट वाले जोन से लाने की कोशिश कर रही थी। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने प्रॉपर जोन में आ जाता है, जहाँ पर जेनी कहती कि लगता है मैं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन चुकी हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे दुनिया की सबसे प्रिटीएस्ट वुमन बुलाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे सीट बेल्ट लगाने लग जाता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और तो यहाँ पर उन लोग के बीच में किस होने वाला था, लेकिन जेनी यहाँ पर इतनी नर्वस होती है कि वो किम को अपने आप से दूर कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी घर पे पहुँच जाती है, जहाँ पर वो अपनी स्टाफ वैंग माँ से मिलती है एंड वैंग माँ उससे इस तरीके से रूप में देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, कहती है कि तुम आज कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो, लेकिन यंग मास्टर तुम्हारे साथ नहीं आए। तो फिर यहाँ पर जेनी कहने लगती है कि यंग मास्टर, अब वो यंग मास्टर और नहीं है, उसे उसके नाम से बुलाओ तो बेहतर होगा। ये बात सुनते यहाँ पर वैंग माँ बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर सूरज कहाँ से उग रहा है, क्योंकि आपने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो यंग मास्टर नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान ही है। जेनी हमें यहाँ पर बता रही होती है कि शुरुआत से उसकी प्रीवियस लाइफ में वैंग माँ ने उसे हमेशा से इस चीज़ को लेकर रोका टोका है कि उसे ज़्यादा से सावधानी पर रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुस्से में आकर उसने वैंग माँ को नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन वो मिस्टेक इस बार दोहराने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कह देती है कि आप जा सकते हो जाओ के रूम में और जाकर उन सभी के सामान बाहर निकाल देना, क्योंकि अब उसकी फैमिली हमारी फैमिली के साथ नहीं रहने वाली है। एंड वैंग माँ यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है कि फाइनली जेनी की आंखें खुल चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपने रूम में होती है, जहाँ पर जावा जाता है, कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे और मेरी मम्मा के सारे सामान बाहर फेंकवा दिए, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हो गई।
जेनी यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि लगता है तुम्हें वो मुहावरा पता ही नहीं है कि असल में आजकल लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि जिसकी थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर वो उसे याद रहता है कि हेलो मैडम, मुझ पर नाम लगाना बंद कर दो, तुमने मुझे यहाँ पर आने के लिए बैक किया था जिस वजह से मैं इस घर पे रहने के लिए आया था। फिर बाद में यहाँ पर जेनी कहते कि अरे वो तो बात मैं भूल ही गई, एक काम करो अभी के भी चले जाओ, मैं वापस तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाने वाली, माफ़ कर देना मैंने तुम्हें इतनी लग्जरियस लाइफ देने की कोशिश जो की। फिर बाद में यहाँ पर जाओ बेशर्मों की तरह से पैसे मांगने लगता है एक इवेंट के लिए। जेनी कहती है कि तुम्हारा इवेंट है, तुम्हारा सेलिब्रेशन है, मैं क्यों तुम्हें पैसे दूंगी। तो फिर वहाँ पर जाओ तो जेनी को सुनाना शुरू कर देता है और उसे एकदम पत्ता दिल का बुलाने लगता है। कहता है कि तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है, तुम बहुत ही क्रूअल पर्सन हो और लगता तुमने ये न्यू तरीका ढूंढा मुझे ह्यूमिलेट करने का। जेनी कहती कि मुझ पर नाम लगाना बंद करो, और ऐसे भी मैंने आज तक तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हारे लिए पे करूँ तो प्रॉब्लम है, ना पे करूँ तो प्रॉब्लम है, आखिर तुम चाहते क्या मुझसे। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए तो ज़रा सी भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी जोर से चिल्लाकर वैंगमा को बुलाने लग जाती है एंड वैंगमा यहाँ पर सामान बांधकर आ भी जाती है और जेनी यहाँ पर घर पर आए हुए मेहमान को धक्के मारकर रिस्पेक्टफुली घर से बाहर निकालने के लिए कहती है। तो फिर यहाँ पर जाओ से कहने लग जाता है कि याद रखना तुम जो कर रही हो आज उसे तुम बहुत रिग्रेट करने वाली हो और तुम मेरे पास वापस जरूर रहोगी मुझसे अपॉलॉजी करने के लिए और बैक करने के लिए और नीलम कर माफ़ी मांगने के लिए, और ऐसा होकर ज़रूर रहेगा। तो फिर वो कहती कि हाँ तुम्हारे सपने में हो सकता है। इतने में वैंगमा यहाँ पर आ जाती है अपना डस्टर लेकर, जो कहने लगती कह रहे यहाँ पर तो कितना सारा कचरा रह गया है। फिर वो कचरे को यहाँ पर रूम से बाहर निकाल देती है और रूम को लॉक कर देती है। इसके बाद हम यहाँ पर बड़ी फैशनेबल हाई फाई आंटी को देखते हैं जो कि यहाँ पर बस हाई फाई बनने का नाटक कर रही होती है एंड वो कोई और नहीं बल्कि जाओ की मम्मा ही थी। जाओ की मम्मा यहाँ पर अपनी गाँव वाली फ्रेंड के साथ में वीडियो कॉल पर होती है जहाँ पर वो उसे विला दिखा रही थी। तो उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतने लग्जरियस विला में रहती हो, लेकिन तुम यहाँ पर बाहर क्यों घूम रही हो, तुम उस विला के अंदर क्यों नहीं जा रही हो, कहीं तुम वहाँ पर मेड का काम तो नहीं कर रही हो। तो फिर यहाँ पर वो कहना चाहती कि देखो मेरा बेटा अब सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर आ गया है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम गाँव से सभी लोगों को यहाँ पर रहने के लिए ला सकती हो, ऐसे भी मेरे बंगलों के 4-5 फ्लोर तो होंगे ही। एंड जब यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से डींगे मारकर बातें कर रही होती है, सामने से वो अपने बेटे को घर से बाहर निकलते हुए देखती है, जहाँ पर स्टाफ उसे धक्का मारकर बाहर निकाल लेता है और वो बड़े गुस्से में था। तो वो उसके पास चली जाती है और कहती है कि ये सब क्या कुछ चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो फिर जाओ उसे बताने लग जाता है कि कुछ नहीं, इस लड़की को अपने पैसे पर कुछ ज़्यादा घमंड आ गया, जहाँ पर वो मुझे घर से निकालने चली है, देखना वो बहुत जल्दी बहुत रिग्रेट करेगी। आंटी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, लगता है तुम दोनों का झगड़ा हुआ होगा, इस वजह से उसे मेरी होटल की ओनरशिप को तो ले भी लिया और मेरे गैम्बलिंग के पैसे भी तो मुझे वापस करने हैं। और जाओ यहाँ पर आज क्या क्या हुआ था डाइनिंग एरिया में वो सारी बातें अपनी मम्मा को बताता है, कहता है कि मुझे बहुत ह्यूमिलेटेड फील हुआ है। फिर उसकी मम्मा कहती है कि देखो जो कुछ भी हुआ हमें जाकर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन जाओ यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। आंटी कहती है कि ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, ऐसे भी तुम्हें पता है मैंने मेरी फ्रेंड को कहकर पूरे गांव वालों को यहाँ पर रहने के लिए बुलाया, अब हम उन्हें कहाँ पर रहने के लिए देंगे। जाओ कहता है कि टेंशन मत लो, 1-2 दिनों में वो खुद ही मेरे पास वापस आ जाएगी और मुझसे बैक कर नील लड़ कर बोलेगी कि प्लीज़ मेरे घर पर वापस आ जाओ, फिर देखना मैं इस घर पर कैसे जाता हूँ। एंड यहाँ से वो जाने लगता है, लेकिन आंटी उसे रोकती है और कहने लगती है कि देखो अक्सर लड़कियां झगड़ा करती रहती है, इसमें तुम्हें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है और कभी कभार सामने से सॉरी बोल दिया करो, ऐसे भी बस एक सॉरी ही तो है, सॉरी में तुम्हारा क्या ही बिगड़ सकता है, तुम सॉरी बोल दोगे सॉरी से सारी दुनिया समझ जाएगी और तब यहाँ पर तुम्हारी धीरे धीरे शादी हो जाएगी, जहाँ पर शादी के बाद इन सारी चीज़ों के मालिक तो तुम ही रहोगे, फिर तुम्हें उस लड़की के साथ जो करना है तुम कर सकते हो, सॉरी तो तुम्हें उससे रोज़ बुलवाना होगा। तो अभी अंदर चलो और चलकर उससे माफ़ी मांग लो, और ऐसे भी मैं तो उससे बड़ी हूँ, वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट करती है, तो फिर मेरे सामने वो ज़्यादा मुंह नहीं खोल पाएगी। और फिर बाद में वो जाओ को लेकर अंदर की ओर जाने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर आ जाते हैं, जहाँ पर वैंगमा कहती है कि तुम लोग वापस यहाँ पर कैसे आ गए। तो फिर यहाँ पर जेनी उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर आंटी प्यार से बात करने के लिए आ जाती है जेनी से, कहते कि अरे मैंने सुना है कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और ऐसे भी छोटी सी नोक झोंकी तो है, तो फिर तुम्हें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। जेनी कहते कि अरे माफ़ कर देना चाहिए, आखिर आपको हमें ये रिलेशनशिप कैसा लगता है, आपको क्या लगता है कि हमारे बीच का रिश्ता क्या है। आंटी यहाँ पर कहते कि देखो तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें आपस में सुलह कर लेनी चाहिए, ऐसे भी आए दिन झगड़ा होते ही जाता है। तो फिर यहाँ पर जेनी साफ साफ आंटी को बता देती है कि उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है।
तो फिर आंटी यहाँ पर कहते कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा टेम्पर कितना बैड है, तो फिर तुम्हें मेरे जैसा बेटा जाओ कभी मिल ही नहीं सकता। यही मौका है, माफ़ी मांग लो एक दूसरे से और इन नोक जो खत्म कर दो। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि आपको मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे डैड यहाँ पर आएंगे तो वो मेरा ध्यान रख सकते। आंटी बोलते कि देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, किसी न किसी को तो ध्यान रखना ही होगा, और ऐसे भी तुम्हारे बैड टेम्पर को देख कर लगता है कि कोई भी तुमसे शादी करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। यहाँ पर जानी कहने लग जाती है कि मेरे डैड मेरे लिए परफेक्ट मैच ढूंढ कर रहेंगे, और आपका कहने का क्या है, मतलब कि मैं यहाँ पर बैड टेम्पर वाली लड़की हूँ। अगर मैं इतनी गुस्से वाली होती तो मैं कब का तुम दोनों को बाहर निकाल देती। आंटी कहते हैं मुंह बंद रखो, हम यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आए और तुम यहाँ पर मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। तो फिर जेनी कहती कैसे भी आपको तुम्हारे पैसों से मतलब है। आंटी कहती कि नहीं नहीं बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों इतने सालों से साथ में रहे हो, अब तुम इतने सालों के बॉन्ड को खाली एक छोटे से झगड़े की वजह से थोड़ी ना खत्म कर सकते हो। यहाँ पर वैंग में उनकी सारी बातें सुन रही होती है। जेनी कहते कि अच्छा आप यहाँ पर बात करने के लिए आए हो, लेकिन आपके बेटे जाओ को देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसे लगता है कि ये मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहता है, ना कि खुद माफ़ी मांगना चाहता है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी जो होती है जाओ को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, जहाँ पर जाओ कहते हैं कि मैं क्यों माफ़ी मांगू। आंटी धीरे धीरे से उसे बोलकर समझा रही होती कि माफ़ी मांग लो, होटल वापस हमारे पास आ जाएगा, पैसे में इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जाओ यहाँ पर जेनी को ताने मारना शुरू कर देता है कि तुम होती कौन हो मुझसे माफ़ी मंगवाने वाली, गलती तुम्हारी है, मैंने तुम्हें सर पर चढ़ा कर रखा है, इस वजह से तुम इतना नाटक किए जा रही हो, देखना तुम बहुत रिग्रेट करोगी और तुम खुद ब खुद मेरे पास आने वाली हो पैक करते हुए। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को खींचते वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ पर जेनी को भी गुस्सा आता है। वो कहती है कि देख लेंगे कि कौन कितना रिग्रेट करता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जेनी ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर उसके कलीग्स जो थे उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं और उसे बुली करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर जेनी पहले की तरह चुप नहीं होती और तो यहाँ पर वो उन्हें मुँह तोड़ जवाब देती है, जहाँ पर उनके मुंह तो पूरे फूल ही जाते हैं और उन्हें बड़ा गुस्सा आने लगता है। इतने में ही बाद में वहाँ पर जाओ शीन के साथ में आ जाता है, जहाँ पर वो जेनी से कहने लग जाता है कि अब बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, कल जिस तरीके से तुमने मुझे ट्रीट किया है, अब देखना अब तुम खुद बैक करते हो मेरे पास वापस आना चाहोगी। तुम्हें पता है वॉरियर ग्रुप का जो भी असाइनमेंट था और जो प्रोजेक्ट्स थे वो सब कुछ मेरे हवाले होने वाले हैं और मैं उस चीज़ का टीम लीडर बनने वाला हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे दूर रह पाती हो। इतने में यहाँ पर हम मिस्टर दायो को देखते हैं, जहाँ पर वो आती है उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जाओ और शीन तो बड़ी खुश थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट सीधा चला जाता है जेनी को। ये बात सुनते यहाँ पर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जाओ मिस्टर दायो से कहने लग जाता है कि कहीं कुछ तो मिस्टेक हुई रहेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इवेंचुअली मुझे ही मिलने वाला था। यहाँ पर अंकल दायो जो कल तक उससे अच्छे से बात करते थे वो उसे झूठली कह देते कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो कि मुझसे कोई गलती हुई रहेगी। यहाँ पर ये सारे डिसीजन अपर हेड से आते हैं, इससे मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जाओ तो जेनी पर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि जरूर तुमने कुछ किया होगा। जेनी कहते कि अरे मैं तो एकदम पुअर लड़की हूँ, आखिर मैं हायर एंड वालों को कैसी जानती रहूँगी, तो मैं उनसे कैसी बात कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर उसे कली कहने लग जाता है कि बस करो अपना नाटक, हमें पता है कि तुम्हें यहाँ पर जाओ नहीं मिला तो तुमने किसी रिच इंसान को पकड़ लिया जो कि तुम्हारा शुगर डैडी है। तो फिर जेनी यहाँ पर उन सभी को ऐसा बात करने से मना करती है, कहते हैं कि फॉल्स रूमर्स बनाना बंद कर दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस भी कर सकती हूँ। और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि नहीं रूमर्स नहीं है, हमारे पास एविडेंस भी है, ये सारी बातें हमें शीन नहीं बताई है। ऐसे भी तुम यहाँ पर अपने खुद के कपड़े देख लो, तुम्हारी मॉम एक नॉर्मल सी मेड है, तुम्हारी मॉम तुम्हें ये कपड़े नहीं दिलवा सकती, तो तुम्हारे पास कोई शुगर डैडी तो होगा ही ना जो तुम्हें ऐसे कपड़े दिला रहा हो और ऐसी लग्जरियस लाइफ दिलवा रहा हो। फिर बाद में यहाँ पर जेनी शीन से कहने लग जाती है कि अरे यहाँ पर तो ये लोग मुझे मिस्ट्रेस बुला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्ट्रेस की पोजीशन पर तो तुम्हें आना चाहिए, जिस वजह से तुम्हें इस कंपनी में नौकरी मिली है। सभी के सभी लोग यहाँ पर जेनी के अगेंस्ट चले जाते हैं और वो लोग जेनी को सुनाना शुरू कर देते हैं कि तुम अपने आप को शीन से कंपेयर मत करो, शीन के काम और उसकी हाई लेवल डेफिनेशन स्टैंडर्ड्स है। तुम देखो तुम्हें यहाँ पर तो लेवल ही नहीं है, तुम यहाँ पर किसी के भी साथ जा सकते हो, तुम्हें तो किसी लोगों का कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। और तो यहाँ पर वो लोग जेनी को सुनाए जा रहे थे, लेकिन जेनी कहती कोई बात नहीं, लगता है कोई तो कुछ ज़्यादा ही गिल्टी फील कर रहा है, इस वजह से वो ये बातें नहीं बोल पा रहा है। तो कलीग्स कहने लग जाते हैं कि बस भी करो, शीन तुम्हारी जैसी लड़की नहीं है तो तुम्हारे मुँह लगेगी, वो एकदम डिसेंट पर्सन है और तो और वो एकदम काइंड हार्टेड है, जहाँ पे बस सभी को बड़े अच्छे से इक्वली ट्रीट करती है। बाद में यहाँ पर शीन अपने कलीग्स को मुँह बंद करने के लिए कहती है। कलीग्स कहते हैं कि अरे हम तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन शीन यहाँ पर उससे बोलने लग जाती है कि देखो जेनी, मुझे पता है कि तुम्हें जाओ पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाओगी जो कि बेबुनियाद है। तो फिर जेनी कहने लगती है कि ठीक है, तो सबको बता दो ना कि तुम मिस्ट्रेस हो। जाओ बाद में यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट क्या मिल गया, तुम तो कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा मुँह कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। जेनी कहते हैं कि अच्छा, लेकिन मेरा मुँह तो ठीक ही चल रहा है। तो जाओ कहते हैं कि हाँ हाँ बस भी करो, लेकिन ऐसे भी ये प्रोजेक्ट में तो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। जेनी बोलती कि अरे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं प्रोजेक्ट खुद ब खुद हैंडल कर सकती हूँ। और तो यहाँ पर उन दोनों में बेट लग जाती है कि जेनी अगर इस प्रोजेक्ट को जीत जाएगी तो वो यहाँ पर जाओ को रिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर जेनी इस प्रोजेक्ट में हार जाती है तो फिर जेनी खुद ब खुद रिज़ाइन कर देगी। एंड यहाँ पर वो सभी को एज अ विक्टिम कहती है कि तुम सभी के सामने बेट लगी हुई है तो जाओ पलट नहीं सकता। फिर जाओ यहाँ पर बाद में उसे लेकर कॉर्नर में चला जाता है एंड कहने लगता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम मेरा अटेंशन गेन करने के लिए ये सब कर रही हो, तो देखो मेरी मॉम को वापस से होटल में जॉब दे दो, और तो और ये जो प्रोजेक्ट है तुम इसमें हार भी जाओगे तो मैं तुम्हें रिज़ाइन करने से मना कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे ही साइड रहूँगा और मैं तुम्हें माफ़ी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर जेनी उसके सर पर जोर से मारकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि मैं तो इसे नील डाउन करवा कर ज़रूर रहूँगा। और यहाँ पर वो खुद गधा नील डाउन कर रहा होता है लोन शार्क के आगे, जहाँ पर वो लोन वाले अपने पैसे वापस मांग रहे होते हैं, लेकिन बेचारा उनके पैसे कैसे ही वापस लौटा पाता, तो वो उसे कुछ दिनों का वक्त मांगने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोन शार्क उसे वार्निंग देने लग जाते हैं कि याद रखना, पैसे नहीं आए तो तुम्हें लेकर उठाकर चले जाएंगे, फिर तुम्हारी किडनी, तुम्हारी लिवर, तुम्हारी लंग्स एक एक करके सब कुछ भेज देंगे। एंड यहाँ पर ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ तो कर उसे पैसों का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर जेनी चली जाती है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर वो एकदम लग्जरियस स्टोर में आई होती है। एंड यहाँ पर वो एकदम वॉच का एंटिक पीस देखना शुरू कर देती है। उसी स्टोर में यहाँ पर जाओ आने वाला था, जहाँ पर वो जेनी को देख लेता है जो कि एक वॉच को खरीदने वाली थी। एंड यहाँ पर वो सोच पड़ जाता है, और तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि वॉच जेनी मेरे लिए लेने वाली है, लगता है उस सब अकल आ ही गई है और वो मेरे पास वापस आना चाहती है, इस वजह से वो मुझे मनाने के लिए गिफ्ट्स भी ले रही है। तो वो उसके पास अंदर जाने वाला था, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। वो सोचने लग जाता है कि नहीं नहीं, इतनी आसानी से तो मैं नहीं मानूंगा, उससे मुझे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट चुकी है, तो फिर मुझे उससे सबक सिखाना ही होगा और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर बाद में यहाँ पर वो अच्छा मौका देखते हुए वहाँ से चला जाता है, ताकि जेनी खुद ब खुद आए, नील डाउन कर उससे माफ़ी मांगे और तब जाकर वो उसे माफ़ करे। दूसरा यहाँ पर जेनी उस वॉच खरीद लेती है एंड तुरंत ही यहाँ पर वो जाओ को नहीं बल्कि किम को कॉल लगा लेती है और वो उसे मिलने के लिए बुला लेती है। इसके बाद में हम यहाँ पर जाओ की मम्मा को देखते हैं, जो कि अपने विलेजेस वाले लोगों को लेकर ऑलमोस्ट उस विला की ओर आ ही गई थी। तो फिर यहाँ पर वैंगमा बाहर साफ सफाई कर रही थी, जहाँ पर वो उन्हें अंदर आने से भी मना कर देती है। तो फिर वो विलेजर्स चिल्लाकर सुनाना शुरू कर देते कि हमारी फ्रेंड के बेटी का घर है, हम तो यहाँ पर आगे रहेंगे। साथ साथ यहाँ पर आंटी भी वैंगमा को चिल्ला देती है, कहती है कि तुम कौन होती हो हमें यहाँ पर अंदर जाने से रोकने वाली। और तो यहाँ पर वो वैंगमा को थप्पड़ भी मार देती है। वैंगमा भी इंडियन आंटी को थप्पड़ मारती है, कहती है कि ये घर तुम्हारे बेटे का नहीं है, ये घर तो एल्डेस्ट डॉटर का है, वो तुम्हें बिलोंग तो करती भी नहीं है, तो तुम अंदर यहाँ पर नहीं जा सकती। लेकिन गुस्से में यहाँ पर वो आंटी वैंगमा को बड़ी जोर से धक्का मार देती है और उसके सभी दोस्त और वो लोग तुरंत ही उस विला के अंदर चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें ये घर तो बड़ा पसंद आने लगता है, जहाँ पर आंटी उन्हें उनके क्लोजेट की ओर लेकर जाती है। ये क्लोजेट वो आंटी का नहीं बल्कि जेनी का होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग लग्जरियस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़ों के प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा ही हाई होते हैं। बच्चे जो होते हैं यहाँ पर मस्ती मस्ती में कुछ तो गिरा देते हैं। तो फिर यहाँ पर एक आंटी माफ़ी मांगने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जाओ की मम्मा कहती है कि टेंशन मत लो, मेरे पास ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो ये सारी चीज़ें तुम लेकर भी जा सकती हो। सभी लोग यहाँ पर वो चीज़ें पहनने लगते हैं, देखने लग जाते हैं। फिर इतने में यहाँ पर एक आंटी कंप्लेन करते हुए आती है कि वो नानी अब वापस अंदर आ चुकी है और हमें भगाने के लिए आई है। तो वो सभी लोग एक साथ बाहर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर वैंगमा उन पर चिल्लाने लग जाती है एंड कहती है कि मैं इस हाउस को प्रोटेक्ट कर ही रहूंगी। फिर बाद में यहाँ पर वैंगमा उन्हें उस घर से बाहर निकालने लग जाती है, जहाँ पर वो सभी की सभी आंटियाँ बेचारी वैंगमा पर ही टूट पड़ती है और वो लोग वैंगमा को मारना शुरू कर देते हैं। एंड इतने में यहाँ पर भागते भागते जेनी आ जाती है, जहाँ पर वो वैंगमा को संभालने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ की मम्मा कहती है कि देखना अब मेरी डॉटर इन लॉ आ चुकी है, वो देखना किस तरीके से इस नैनी को सबक सिखाती है। वैंगमा यहाँ पर वो साइड से बताने लग जाती है जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था। जेनी कहते कि आप टेंशन मत लो, मैं इन्हें अभी सबक सिखाती हूँ।
वैंग माँ यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि जेनी मैडम तो सचमुच पूरी की पूरी बदल गई है। जेनी यहाँ पर वैंग माँ को मेडिकल रूम में भेज देती है, कहती है कि आप जाकर पहले अपनी मरहम पट्टी कीजिए, मैं तो इन्हें अभी सबक सिखाती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर उन सभी लोगों को नोटिस करती है, जहाँ पर उन सभी लोगों ने उसके हेड पहने होते हैं, पर्ल के नेकलेसेस पहने होते हैं, किसी किसी ने तो उसकी जैकेट तक पहने थे। तो वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि आखिर चल कर है। तो फिर आंटी कहते कि अरे तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। फिर वो सभी को बताती है कि ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। जेनी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर आप सबकी हिम्मत कैसे हुई इस घर के अंदर आने की। यहाँ पर सभी लोग जेनी की ब्यूटी के बारे में तारीफ करते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसकी ज़बान कितनी कड़वी है, ये हमें यहाँ से बाहर निकालना क्यों चाह रही है। तो फिर आंटी यहाँ पर जेनी को सुनाना शुरू कर देती है, कह रही कि देखो जेनी, इतना घमंडी होना भी ठीक नहीं है, और ऐसे भी मेरा बेटा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जितना हक तुम्हारा इस घर पे बनता है उतना ही हक हमारा इस घर पे बनता है। शादी के बाद ऐसे भी इस साइड से मेरे बेटी की तो होने वाली है, और देखो मुझे पता है कि तुम्हारे बीच में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम तो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हो। बाद में यहाँ पर आंटी उस गिफ्ट को लेकर खोलने लग जाती है। जेनी कहती है घर से बाहर निकल जाओ, और ऐसे भी मैंने आपकी बेटी के साथ ब्रेकअप कर लिया है, जहाँ पर आपके बेटे का मेरा रिलेशन साथ साथ हमारा रिलेशन भी कुछ नहीं है, और आप मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आकर चीज़ों को चोरी कर रही हो। जेनी यहाँ पर उन्हें गुस्से में वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग जेनी पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कहते कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जाओ की वजह से तुम्हें यहाँ पर जेनी मिल रहा है, वरना जाओ नहीं होता तो तुम इतनी लग्जरियस लाइफ तो जी ही नहीं पाती। जेनी कहते कि मुझे किसी की भी बातें नहीं सुननी है, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। तो फिर सभी लोग यहाँ पर आंटी को यानी कि जाओ की मम्मा को कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। जाओ की मम्मा कहते कोई बात नहीं, लगता है इसे हमने कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा है, इस वजह से इतना नाटक किए जा रही है। तो फिर यहाँ पर वो जेनी को वार्निंग देने लग जाती है कि देखो मैं तुमसे अभी कह रही हूँ, तुम यहाँ पर ये नाटक बंद कर दो, वरना मैं मेरे बेटे से कह दूंगी कि वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। जेनी बोलती कि एक चीज़ मैं कितनी बार रिपीट करूंगी कि अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, और मैं आपकी बेटी के साथ आशिक शादी करना क्यों ही चाहूंगी। फिर यहाँ पर सारे गांव वाले जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, कहते कि हम तो यहाँ से नहीं जाने वाले, ये तो हमारे ही घर है और ये सब हमारे ही घर समझ कर रहने वाले हैं, आने रजाओ को वही आकर तुम्हें सबक सिखाएगा। फिर बाद में यहाँ पर वो दो बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, जहाँ पर आंटी सभी को कहने लग जाती है कि देखना जाने से पहले मैं तुम सबको रेड एनवेलप दूंगी, जिसके अंदर मैं एटलीस्ट सबके लिए 10,000 रुपीज़ तो डालूंगी नहीं, एंड ये काम तो वो जेनी से करवाने वाली थी। जेनी यहाँ पर उन्हें समझा कर थक जाती है, और वो तो उन पर चिल्लाने भी लगती है। आंटी अब बोलने लग जाती है कि लगता है तुम्हें माँ बाप ने तुम्हें तमीज़ नहीं दी है कि आखिर बड़ों से कैसे बात किया जाता है। जेनी कहती है कि हाँ, उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया है कि कैसे शेमलेस पर्सन के साथ बिहेव किया जाता है। तो फिर यहाँ पर तो उन्हें मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। जेनी कहती है कि ठीक है, तुम लोग लगता है ऐसे मेरी बातें इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हो, कोई बात नहीं, मुझे मेरा दूसरा मेथड यूज़ करना ही होगा। आंटी तो इतने गुस्से में होती है कि वो तो जेनी का दिया हुआ गिफ्ट भी नीचे फेंक देती है, और बाद में यहाँ पर जेनी अपना फ़ोन निकाल कर पुलिस का कॉल लगाने लग जाती है, और उन्हें वो कॉल दिखाने लग जाती है, जहाँ पर आंटी उसका फ़ोन लेकर नीचे फेंक देती है। कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे धमकी ना दो तो बेहतर होगा, कल की आई हुई लड़की मुझे ये सब बोल रही, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सभी लोग यहाँ पर जेनी को सुनाने लग जाते हैं कि लगता है तुम्हें तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है, आने दो एक बार साहब को, वही आएगा और तुम्हें सबक सिखाएगा। जेनी कहती है क्यों, जब मैं पुलिस को बुला रही हूँ तो फिर तुम लोग डर क्यों रहे हो, ये घर जाओ का नहीं, ये घर मेरा है, ये घर मेरे और मेरे डैड को बिलोंग करता है। आंटी यहाँ पर जेनी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। जेनी कहती है कि क्यों, मैं सच्चाई बोल रही हूँ तो फिर यहाँ पर आपको क्यों लग रहा है कि सभी के सामने आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, इस वजह से डर के मारे आप मुझे कुछ बोलने के लिए नहीं बोल रही हो। फिर बाद में यहाँ पर गुस्से में आकर आंटी उसे थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर जेनी को गुस्सा आ जाता है। तो जब वो आगे बढ़ती है आंटी को मारने के लिए, तो सभी आंटियाँ जो होती है उसे पकड़ लेती है और उसे नील डाउन करवा लेती है। कहती है कि वो तुम्हारी मदर इन लॉ है, तुम्हें तो ज़रा से भी तमीज़ नहीं कि अपनी मदर इन लॉ के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, अब हम तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे चीज़ें होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाने लगते हैं, जहाँ पर जेनी उन सभी को वार्निंग देती है। साथ साथ यहाँ पर आंटी कह रही होती है कि देखना, अगर तुम्हें मेरी फैमिली में शादी करनी है तो मेरे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। जेनी कहती है कि कौन से है तुम्हारे रूल्स और रेगुलेशन, तुम्हारा घर भी ये नहीं है और आई बड़ी, और तुम क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ शादी करूँगी, कितनी बार मैं ऑन रिपीट सेम चीज़ कहती रह जाऊँगी, फिर भी तुम लोग को यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और तो यहाँ पर वो लोग जेनी को मारने वाले थे कि इतने में टाइम में यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर आंटी किम के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, बट किम यहाँ पर आंटी को रोक कर उसे धकेल देता है।
यहाँ पर जेनी तो किम को देखकर कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर बाद में वो उसे हक करने लगती है। किम कहता है कि माफ़ करना, मुझे आने में देरी हो गई, लेकिन जेनी उसे वही सेम बात कहती है जो कि उसने उसे कार में कही थी कि कभी भी इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ होता है, तुम एकदम टाइम पर हो। फिर बाद में यहाँ पर वो आंटी पर चिल्लाना शुरू कर देता है, जहाँ पर आंटी उन्हें हक करते हुए बोलने लगती है कि तुम मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे पर चीट कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं कहने लग जाती है कि देखा, मैं तुमसे कहा था कि शहर वाली लड़कियाँ ऐसी होती है, वो हमेशा डबल डेट किया करती है और अपने बंदों पर चीट करती है, इसे तो हमें सबक सिखाना ही होगा। तो फिर यहाँ पर किम खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन है वो जो कि जेनी पर यहाँ पर उंगली उठाने के लिए आ रहा है। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम दोनों अभी के अभी हमारे जाओ के घर से निकल जाओ। किम यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि जाओ का घर नहीं है, जेनी का घर है और इस पूरे एरिया का डेवलपर मैं ही हूँ। मैंने हर एक विलास बनाया जहाँ पर जेनी के डैड ने ये घर उसे गिफ्ट किया। आंटी कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, ये घर मेरे बेटे का है, मेरे बेटी ने इस घर को खरीदा है। तो फिर वो दोनों यहाँ पर उन लोगों से इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगना शुरू कर देते हैं। सभी के सभी फ्रेंड्स यहाँ पर आंटी से कहने लग जाते हैं कि हाँ प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दो इसे, तब जाकर इस लड़की के दिल में तसल्ली होगी। जेनी कहती कि इनके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ होंगे, मैं आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स बताती हूँ। बाद में यहाँ पर वो उन सभी लोगों को पेपर्स बताने लग जाती हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट में साफ साफ जेनी का नाम लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर जेनी का नाम पढ़ते वो सभी के सभी लोग घबराने लग जाते हैं और तो यहाँ पर वो लोग जेनी से माफ़ी भी मांगने लग जाते हैं। जेनी कहती कोई बात नहीं, और आंटी का यहाँ पर एक नया नाटक शुरू हो जाता है जहाँ पर वो रोते हुए कहने लग जाती है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरे बेटे ने इतनी मेहनत कर पैसे कमाए थे और इस चंड लड़की ने ये सारा का सारा विला अपने नाम पर कर दिया, आखिर इसके जैसा बुरा इंसान कौन कैसे हो सकता है। जेनी तो यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि आखिर कोई इंसान इतना नाटक कैसे ही कर सकता है। फिर बाद में यहाँ पर वो कहते कि रुको, मैं भी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड आता तो है लेकिन यहाँ पर वो आंटी का साइड लेता है। जेनी भी यहाँ पर शौक चाहती है। यहाँ पर वैंगमा भी आती है और सिक्योरिटी गार्ड को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ और सिर्फ उस आंटी का ही साइड लिया जा रहा था और वह जेनी को किम को उस घर से तुरंत निकलने के लिए कह रहा था। वैंगमा ये तक कहती है कि तुम बहुत रिग्रेट करोगे। फिर बाद में यहाँ पर वो आंटी और सिक्योरिटी गार्ड आपस में चुपके से धीरे धीरे से बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर हमें समझ आता है कि उनके बीच में अफेयर चल रहा है। इस वजह से यहाँ पर एक गार्ड उसकी सुरक्षा कर रहा है। फिर बाद में गार्ड यहाँ पर उन पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में यहाँ पर जेनी के गार्ड्स आ जाते हैं, जहाँ पर वो आती हुई सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और तो यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वो लोग कहने लग जाते हैं कि तुम सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर हम ऐसे डरा धमका नहीं सकती हो। देखो, हमें पहले से पता है ये जो घर है जाओ ने खरीदा है, तुम तो बस यहाँ पर जानबूझकर रह रही हो और तुमने बस प्रॉपर्टी के पेपर से अपने नाम लिखा दिए। यहाँ पर गार्डन सभी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है एंड गुस्से में आकर जाने उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है एंड सभी के सामने यहाँ पर सच्चाई सामने आ जाती है कि ये घर तो सिर्फ और सिर्फ जेनी का ही है, न कि बल्कि जाओ का है। गार्ड यहाँ पर जाने से माफ़ी तो मांगते लेकिन वैंगमा होती है जो उसे सबक सिखाती है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ की मम्मा की जितनी फ्रेंड्स होती है वो उसे मारते पीटते हुए वहाँ से लेकर जाने लग जाती है। फिर यहाँ पर जाओ की मम्मा चली जाती है ये सारी बातों की चुगली करने अपने बेटे जाओ से और यहाँ पर वो एक एक करके उसे सारी बातें बताने लग जाती है। जाओ को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले दोपहर में उसने जेनी को देखा था जहाँ पर वो उसके लिए गिफ्ट लेकर जा रही थी और वो उसे मनाने के लिए आने वाली थी, लेकिन अब यहाँ पर वो सारे नाटक कर रही है। जाओ को असल में पता नहीं होता कि वो गिफ्ट तो वो किम के ले रही थी, वो अभी भी अपने डली उल्लू वर्ल्ड में ही जी रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग माँ बेटे ठान लेते कि इस बार जेनी अगर उनके पास आएगी भी तो फिर भी वो लोग उसे माफ़ नहीं करेंगे। जाओ कहता है कि देखना, मैं उसे 4 घंटों तक नील डाउन करवा कर रखूँगा एंड रोज़ मैं उसे इतना टॉर्चर करूँगा कि वो कभी बोल भी नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पर उन्हें टॉर्चर करने के लिए वहाँ पर लोन शार्क आ जाते हैं अपने पैसे वापस मांगने के लिए। तो फिर यहाँ पर तो वो लोग उनसे डरने लग जाते हैं और वो लोन शार्क उन्हें धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर कैसे ना तो कैसे कर आंटी कुछ समय की मोहलत और मांग लेती है। यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि इस बार तो मैं डबल पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे बेटी को कहा था टाइम से पेमेंट नहीं किया तो मैं उसे लेकर जाऊँगा, और मैं इतना तो सोच ही सकता हूँ कि जो मेरी पेमेंट थी उसका डबल तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे को छोड़ कर जो जा रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपनी ऑफिस की ओर जा रही होती है, जहाँ पर आ जाता है किम उसके लिए ब्यूटीफुल सा हार्ट पर्ल ओशन लेकर एंड यहाँ पर वो एक स्पेशल तरीके का पेंडेंट और नेकलेस होता है जहाँ पर जेनी को वो बहुत पसंद आता है। यहाँ पर जेनी चलते हुए गिरने वाली थी, लेकिन
किम उससे बचा लेता है और उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इतने में वहाँ पर आ जाता है जाओ शीन के साथ में, जहाँ पर शीन जो है किम को देखकर एक चीटर बुलाने लगती है। तो फिर जेनी यहाँ पर शीन को अपनी आंखें फाड़ कर देखने के लिए कहती है, बोलती है कि अगर आंखों से नहीं दिख रहा तो चश्मा भी लगा लो। तुम्हारे बाजू में जो जाओ खड़ा है वही सबसे बड़ा चीटर है। फिर जाओ कहता है कि देखो जेनी, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। जेनी कहती है कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी भर मुझे मत माफ़ करो, मुझे चलेगा। फिर बाद में यहाँ से वो लोग कंपनी के अंदर चले जाते, जहाँ पर जाओ की नज़र जेनी के डेस्क पर होती है। एंड बाद में यहाँ पर वो चला जाता है। मौका देखते ही वो उस नेकलेस को ओपन कर लेता है एंड सोचने लगता है कि अगर ये नेकलेस मैंने ले लिया तो फिर मैं अपने सारे डेब्ट्स पे कर पाऊंगा। जेनी इतने में यहाँ जाती है और उसे वो सामान वापस लौटाने के लिए कहती है। जाओ कहता है कि देखो, मैं जानता तो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो, इसलिए ये तुम मेरे लिए लेकर आई हो, ठीक है? तो फिर मैं यहाँ पर शीन के सारे जितने भी कनेक्शन है वो तोड़ दूंगा एंड तुम्हारे साथ रहूँगा। जेनी मन में कह रही होती है, लगता है ये अपने इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड से बाहर निकला ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं भी पुरानी वाली जेनी हूँ, जहाँ पर मैं उसके ऊपर मर रही हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी चिल्ला चिल्लाकर उन सभी को ये बात बताने लग जाती है एंड सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर जेनी को ही डाउट करते हैं कि वो चीज़ तुम्हारी हो ही नहीं सकती है, इतनी प्रीशियस चीज़ का कदम करोगी क्या? जेनी यहाँ पर जाओ के हाथ से वो छीन लेती है एंड सभी को बताती है कि ज़रा मुझे बस एक बात बताना कि आखिर लड़कियों वाली चीज़ें इसकी प्यास क्या कर रही होंगी। एंड सभी को बाद में यहाँ पर जाओ पर डाउट जाने लग जाता है। जाओ कहता है कि नाटक करना बंद करो एंड जाओ ऐसा बहाना मारता है कि ये नेकलेस तो मैंने मेरी शीन के लिए लाया था। और जेनी ने देखो मौका पाती उसे छीन लिया। वो सारी चीज़ें लेना चाहती है जो कि शीन को मैंने दी है। मैंने आज तक इतनी नीचे गिरी हुई लड़की को कभी नहीं देखा है। फिर सभी लोग यहाँ पर उस नेकलेस को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका वर्थ जो होता है 100 मिलियन था। जेनी बोलती कि ठीक है, हम एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम यहाँ पर पुलिस को बुला ले, पुलिस के सामने तो सारे सबूत सच्चाई बन जाएंगे। तो फिर बाद में यहाँ पर वो डरने लग जाता है। सभी को बाद में यहाँ पर जाओ पर शक जाने लगता है एंड सभी लोग यहाँ पर सोचने पड़ जाते हैं कि इसका वर्थ तो कुछ ज़्यादा ही है और जाओ पकड़ा गया तो उसे कुछ ज़्यादा लंबी कैद होगी और कंपेंसेशन भी पे करना होगा। फिर बाद में यहाँ पर जाओ से कहने लग जाता है कि देखो, मुझे मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर पुलिस आएगी तो कंपनी का नाम खराब होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो नेकलेस जो है जेनी को दे देता है। कहता है कि काम करो, ये नेकलेस तुम ही रखो, क्योंकि कह रहा है तुम कुछ ज़्यादा उतावली उस नेकलेस को लेकर, ऐसे भी मैं मेरी शीन को इससे भी अच्छा नेकलेस दिलवा दूंगा। शीन यहाँ पर नाराज़ हो जाती है, लेकिन अच्छे नेकलेस वाली बात सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। फिर सभी लोग यहाँ पर जेनी के बारे में कहने लग जाते हैं कि जब देखो तब उसे कॉपी करने की कोशिश करती रहती है। जेनी यहाँ पर अपने फेवरेट नेकलेस के साथ खुश होती है क्योंकि वो उसे उसके फेवरेट पर्सन किम ने दिया होता है। और यहाँ पर जाओ क्या कह रहा था उसे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। फिर बाद में हम यहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर उनकी ये मीटिंग वॉरियर ग्रुप के साथ में थी। तो फिर बाद में यहाँ पर मैनेजर उन्हें प्रेजेंट करने के लिए कहता है, जहाँ पर जाओ का बहुत मन था प्रेजेंट करने का। तो फिर वो लोग यहाँ पर जेनी की प्रेजेंटेशन में दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। जेनी कहती कि ठीक है जाओ, तुम ही प्रेजेंट कर लो। जाओ को लग रहा था कि जेनी का किया हुआ काम उसे मिलेगा, लेकिन जेनी ऐसा बिल्कुल नहीं करती। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है एंड यहाँ पर मीटिंग पर्सनली हैंडल करने के लिए होता है। एंड यहाँ पर उसके सामने जो है जाओ की बेइज्जती हो जाती है, जहाँ पर मैनेजर भी जाओ पर पड़ा चिल्लाता है एंड जेनी यहाँ पर प्रेजेंटेशन बड़े प्यार से देती है, जहाँ पर ऑनलाइन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग उसका प्रेजेंटेशन टॉप 1 पर आ जाता है और ये डील उसी के हाथों लग जाती है। फिर बाद में यहाँ से वो दोनों जाने लग जाते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को जेनी पर और किम पर शक जाने लग जाता है कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। फिर जैसे वो लोग बाहर जाते हैं, जेनी यहाँ पर किम को थैंक यू बोलने लग जाती है। किम कहता है कि तुम पूरी की पूरी बदल गई हो, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम यहाँ पर जाओ को लव बिल्कुल नहीं करती हो। जेनी कहते कि पहले मेरी बुद्धि पर बच तो गई थी, जहाँ पर मैं वैसे लड़की के साथ प्यार में थी। फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। कितने में यहाँ पर जेनी को उसके डैड का कॉल आ जाता है एंड अपने डैड की आवाज़ को सुनकर वो बेचारी रोने ही लग जाती है। फिर उसके डैड यहाँ पर उसे एक जगह बुलाते हैं कुछ मीटिंग को डिस्कस करने के लिए, और उसके डैड फाइनली वैसे वापस आ चुके थे। तो जेनी यहाँ पर होटल रूम में चली जाती है अपने डैड से मिलने के लिए, जहाँ पर शीन भी मौजूद थी। लेकिन शीन को पता नहीं होता कि वो एक फादर और डॉटर का रिलेशन है, जहाँ पर वो इस चीज़ को कुछ गलत वे में यूज़ करने वाली थी। और तो यहाँ पर वो उन दोनों की फ़ोटोज़ भी निकाल लेती है। जेनी यहाँ पर अपने डैड को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और वो खुशी के आंसू रोने लगती है। फिर वो अपने डैड के साथ अंदर बैठी होती है,
जहाँ पर उसके डैड जाओ को लेकर अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम जब भी चाहो मेरे पास वापस आ सकती हो। जेनी यहाँ पर अपने डैड को गुड न्यूज़ देती है कि उसने जाओ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ लिया और उसका ब्लाइंड डेट, यानी कि उसके डैड ने किम को अरेंज किया था एज उसका ब्लाइंड डेट। उसके डैड शुरुआत से चाहते थे कि वो किम के साथ शादी करे एंड यहाँ पर वो किम के साथ शादी करने के इंसिस्ट करने लगती है, जहाँ पर उसके डैड को अपनी जेनी का ये साइड बड़ा पसंद आता है और वो बड़े खुश होते हैं कि जेनी ने अपने लिए एक सही रास्ता चुना है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं किम को और जेनी को, जहाँ पर किम जेनी को लेकर शॉपिंग करवाना आया होता है उसकी फेवरेट बैग दिलवाने के लिए। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है जो उन दोनों को साथ में देख लेता है एंड कहता है कि जेनी अब तुम इस लोफर के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी कहते हैं कि बकवास बातें करना बंद करो। जाओ को अभी भी लग रहा होता है कि जेनी उसी के साइड है, तो फिर जेनी उसे साफ साफ मना कर देती है। जाओ कहता है लेकिन वो प्रोजेक्ट तो मुझे देने के लिए रेडी हो गई थी। जेनी कहती कि वो तो बस एक चाल थी ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर फंसा सकूँ। तो फिर बाद में यहाँ पर जाओ को कुछ समझ नहीं आता। इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है शीन की, जहाँ पर वो अपने सभी कलीग्स के साथ आ जाती है एंड आकर जाने के बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगती है एंड कहती कि जेनी तुम्हारा सीक्रेट मुझे पता चल चुका है। यहाँ पर वो असल में उसके और उसके डैड के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन उसे उन दोनों की रियल आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता थी। इतने में स्टाफ आकर एक बैग दिखाती है जो कि 2 मिलियन का होता है एंड उसके कलीग्स इस बैग की तारीफ करना शुरू कर देते, जहाँ पे वो लोग जाओ को कहते हैं शीन को ये बैग दिलवाने के लिए, बट जाओ के पास 2 मिलियन होते नहीं। तो वो जेनी को लेकर कॉर्नर में जाता है, उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। जेनी कहते हैं कि ठीक है सभी के सामने एक्सेप्ट करो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ये शीन तुम्हारी मिस्ट्रेस है, तब जाकर मैं यहाँ पर रेडी हो जाऊँगी। और तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी जाओ को ये करना ही पड़ता है ताकि जेनी उसे अपना ब्लैक कार्ड दे दे, जिससे कि वो बैग के लिए पे कर पाए और अपने लोन के लिए भी। फिर बाद में यहाँ पर सभी के सामने एक्सेप्ट करता है, तो फिर शीन को बड़ा बुरा लगता है एंड शीन को यहाँ पर बड़ा ह्यूमिलेटेड फील होता है एंड सभी लोग यहाँ पर शीन को और जाओ को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे पेमेंट का टाइम आता है जेनी पेमेंट करती नहीं है, शीन अपनी कलीग्स के साथ वहाँ से निकल जाती है गुस्से में। इतने में यहाँ पर जाओ की मम्मा का कॉल उसे आ जाता है, जो कि मुसीबत में पड़ चुकी थी और वो लोन शार्क उसके सर पर बैठे हुए थे। तो फिर यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि तुम मुझे ऑर्डर क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो बैक करना चाहिए। तो फिर वो नील डाउन कर उसे बैक करने लग जाता है, लेकिन जेनी यहाँ पर फिर भी उसकी मदद नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। तो उसे यहाँ पर इनको अपना बदला निकालना होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो किम से कहते हैं कि इसका एक शुगर डैडी है। तो फिर यहाँ पर किम को गुस्सा आ जाता है और तरवा शीन को थप्पड़ मार देता है। जेनी यहाँ पर किम को काम डन करती है, कहती कोई बात नहीं इसकी ज़ुबान ही ऐसी है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर शीन ये बड़ा सा भांडा फोड़ने वाली थी कॉन्फ्रेंस वाले दिन, जिस दिन उनकी कंपनी के मालिक वहाँ पर आने वाले थे। फिर बाद में यहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस इवेंट हो रहा होता है, जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है जेनी के लिए और तो और किम के लिए, क्योंकि जेनी उस प्रोजेक्ट को साइन करी थी। एंड यहाँ पर बड़ी खुशी खुशी में आकर शीन प्रोजेक्टर लेकर शीन के सामने सभी को वो तस्वीर दिखाना शुरू कर देती है, जहाँ पर गुस्से में जेनी के डैड आ जाते हैं और आते शीन को थप्पड़ मार देते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब जाकर यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, साथ साथ शीन भी। इतने में यहाँ पर जाओ भी आता है, जो कि उन्हें बैक करने लगता है कि प्लीज़ आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं जेनी को हमेशा खुश रखूँगा। अंकल यहाँ पर बड़े खुश होते हैं कि जेनी ने यहाँ पर जाओ को चूज़ नहीं किया। जाओ बहुत ही माफ़ी मांगता है जेनी से भी, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे माफ़ करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं होती। साथ साथ वहाँ पर लोन शार्क भी आ जाते हैं, जो जेनी के डैड को देखकर घबराने लग जाते हैं, कहते कि तुम यहाँ पर उसकी बेटी को परेशान कर रहे हो, अब तो तुम हमारे चंगुल से बचने नहीं वाले हो। पर यहाँ पर उसके डैड किम को जेनी का फियांसे अनाउंस कर देते। ये बात सुनकर तो जाओ बुरा बिखर जाता है और यहाँ पर वो ये तक कह देते कि इस कंपनी में जिसने भी मेरी बेटी को बुली किया होगा उन सभी को मैं फायर कर रहा हूँ, भले वो कंपनी के हर एक लोग क्यों ना हो, मैं यहाँ पर न्यू लोगों को भी हायर कर सकता हूँ। और यहाँ पर कंपनी में सभी लोग उसकी पावर को समझ जाते हैं, जहाँ पर गुंडे उन सभी लोगों को लेकर चले जाते हैं। बाद में यहाँ पर जेनी कहती कि लगता है तुम खुश नहीं हो इस शादी से। तो फिर बाद में कहते कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। जेनी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता एंड अब यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट आने वाला होता है, जहाँ पर किम उसे उसका सीक्रेट बताता है कि किम का भी रीबर्थ हुआ है, जहाँ पर उसने प्रॉमिस किया होता है कि अगर वो रीबॉर्न होगा तो फिर वो जेनी को प्रोटेक्ट कर ज़रूर रहेगा, जो कि उसने किया। बट उसने जेनी को ये बात अभी तक इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि जेनी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। जेनी यहाँ पर स्माइल करने लग जाती है। किम कहता है कि देखा तुम मेरी बातों पर हंस रही हो, तुम्हें मेरी बातों पर तो यकीन ही नहीं है। जेनी बोलती कि नहीं मैं तुम पे बिलीव करती हूँ, मैं तुम्हें लव भी करती हूँ। फिर फाइनली यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही देते हैं एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।